हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी बैच में। ये हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और इसके जो भौतिक गुण हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इन चारों के बारे में। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो बेसिक होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक। ये तत्व क्या है जी? 1 से लेकर 20 तक, आपके 1 से लेकर 20 या फिर आप कर लें 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम आपको पता होना चाहिए। उसके संकेत मतलब किससे वो उसको दर्शाते हैं, और तीसरा है परमाणु क्रमांक, उसका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है तत्वों के नाम, जैसे कि मैंने तत्व का नाम लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है जी? H। तो ये क्या हो गया उसका, है ना, H उसका संकेत हो गया और परमाणु क्रमांक हो गया 1। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत ये रहा संकेत, और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। इसी तरह से आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक के तत्वों के नाम आपको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। दूसरा हमें पता करना है आयनों की संयोजकता। संयोजकता क्या है? अगर आप इस तरह के तत्वों का अगर आपको नाम पता है तो आप उसकी संयोजकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसका डिस्कस करेंगे। तीसरा है अभिक्रियाशीलता। एक क्रम होता है, यानी कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है तेजी से, एक क्रम होता है, वो क्रम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है परमाणुता। परमाणुता आपको हेल्प करेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, क्योंकि संतुलित करना जरूरी है। हाँ, तो ये चारों आपको याद रहेगा, तभी आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो अभी इसी को डिस्कस करेंगे, इन चारों को, फिर हम डिस्कस करेंगे अभी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम, उसके परमाणु क्रमांक और ये है उसका संकेत। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो आपको इसी तरह से आपको याद करने हैं 1 से लेकर 30 तक, अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं नाम लेते जा रहा हूं, उसका संकेत है ये। ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है उसका परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है 1। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। बेरिलियम का होता है 4। बोरॉन का होता है 5। कार्बन का होता है 6। नाइट्रोजन का होता है 7। ऑक्सीजन का होता है 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन F 9। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। सोडियम का होता है 11। मैग्नीशियम का होता है 12। एल्यूमिनियम का होता है 13। सिलिकॉन का होता है 14। फास्फोरस का 15। सल्फर का 16। क्लोरीन का 17। आर्गन का 18। पोटेशियम का 19। कैल्शियम का 20। स्कैंडियम का 21। टाइटेनियम का 22। वेनेडियम का 23। क्रोमियम का 24। मैग्नीज का 25। आयरन का हो गया 26। कोबाल्ट का हो गया 27। निकिल का हो गया 28। कॉपर का हो गया 29 और ये अपना जिंक है 30। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह से याद रखने हैं कि कौन से तत्व का संकेत क्या है और उसका परमाणु क्रमांक क्या है। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो अब तभी आप रासायनिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं संयोजकता। तो ये एक संयोजी, द्विसंयोजी और ये बहुसंयोजी। तो हमें देखना है सबसे पहले आयनों की संयोजकता। आयन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो आयन्स होते हैं हमारे जैसे कोई भी परमाणु है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी परमाणु है, जैसे समझ लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है, मतलब कि डोनेट कर रहा है, तो उसमें हो जाएगा त्यागने वाले को, तो उसमें हो जाता है प्लस आयन। क्या होता है? प्लस आयन या धन आयन। तो कोई भी अगर देगा, देगा मतलब कौन सा हो जाएगा उस पर? धन आवेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देगा मतलब धन आयन। और अगर वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उसमें हो जाएगा ऋण आवेश।
ठीक है, ऋणावेश। देखिए, जैसे सिंपल सा आप समझिए, जैसे आप किसी को पैसा कर्ज दे रहे हैं तो उसके ऊपर ऋण हो गया ना, वो ऋण लिया है, कर्ज लेता है उसे कोई एक चीज और क्या बोलते हैं, ऋण लेना बोलते हैं। जैसे कि आप दे रहे हैं, देने मतलब कि आपके पास ज्यादा है तो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं मतलब तो उसमें धन, और अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण। किसको लेना और देना है जी, इलेक्ट्रॉन को लेना और देना है। जैसे कि अब आप देखिए, समझिए, एक संयोजी, द्विसंयोजी और बहुसंयोजी, ये आयनों की संयोजकता किस प्रकार होती है? तो आपको याद रखना है एज इट इज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है धन आयन, एक धन आयन ना, हाइड्रोजन का +1, सोडियम का प्लस, पोटेशियम का प्लस, सिल्वर का प्लस, अमोनियम का प्लस। ये एक संयोजी में धनात्मक पक्ष है और एक संयोजी में ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक किसका किसका होता है, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1, हाइड्रोक्साइड का -1, नाइट्रेट का -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1। समझ में आया? ठीक। द्विसंयोजी, द्विसंयोजी में ये धनात्मक भाग है और ये मेरा क्या है, ऋणात्मक भाग है। तो धनात्मक भाग में क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, +2, मतलब कि 2 ठो धन आयन ये त्याग है। आई बात समझ में? यानी कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तभी तो उसके पास धन आयन आया नहीं जी। कैल्शियम का +2, जिंक का +2, कार्बोनेट का -2, ऑक्साइड का -2, सल्फेट का -2 और ये सल्फाइड का -2। ठीक है, और इसी प्रकार देख लेते हैं बहुसंयोजी, ये धनात्मक पक्ष है और ये ऋणात्मक। तो धनात्मक में क्या आते हैं, एल्यूमिनियम +3 और फास्फेट -3। अब आपको इतना सारा बहुत सारा लर्न याद करने की जरूरत नहीं, आप बेसिक से समझ सकते हैं किस तरह से होता है। जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना होता है, +1, कैसे आया जी, चलो देखते हैं, सॉरी। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, तो आपने 9th में पढ़ा है बोरबरी का नियम, क्या पढ़ा है, बोरबरी का नियम, क्या पढ़े जी, 2 8 8, ये वाला नियम पढ़े, 2 8 8 वाला। ये नियम क्या होता है, कोई भी तत्व है वो इसी तरह से उसके अष्टक पूर्ण रूप से भरते हैं। ठीक है, इसी क्रम में पहले 2 भरेगा, फिर होता है, चलो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मेरे पास है सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। चलो बढ़िया, ये होता है 11 हुआ। ठीक है, तो सोडियम का नाभिक देख लेते हैं, ये हो गया सोडियम। देखो 11 है ना, तो इसमें भरेंगे, तो पहले कितना भरेंगे भाई, 2, तो ये शुरू वाले कक्षक में कितना भरेगा जी, 2 भर गया। कितना बचा, अब 2 भर गया तो 9 बचा ना। हाँ, तो अगले वाले में कितना भर सकता है, 8, तो अगले वाले में जाएगा, कितना तो भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो भर गया। कितना हो गया टोटल, 2 और 8 10 हो गया। कितना भरना है मेरे को, 11, मतलब कि पहले 2 भर लिए, फिर 8 भर लिए, अब जो बचा वो किस में जाएगा, अगले वाले में जाएगा। ठीक है, हाँ। और कोई भी तत्व स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, स्थायित्व मतलब कि उसका अंतिम कोश क्या होना चाहिए, पूरी तरह से भरा होना चाहिए, है ना, मतलब समझ सकते, तत्व मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति मतलब का स्थायित्व प्राप्त करना। तो चलो देखते हैं, तो सोडियम कब मुक्ति मिलेगा उसको, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तभी तो ये पूरा भर जाएगा ना, अंतिम वाला खाली हो जाएगा, मतलब अंतिम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कोश, मतलब 8वां वाला हो जाएगा ना। मतलब कितना हुआ भाई, ये कितना भरा है, 2 8 और 1 भरा है क्या, इस तरह से भरा है, कौन, सोडियम। देखिए पहले 2 भरा, फिर 8 भरा, फिर जो बचा 1, 2 8 10 और 1 11। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है जी, छोड़ देगा ना, तो अंतिम वाला कितना पूरा भर जाएगा ना। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना दे दीजिए, वो त्याग देगा, दे देगा, तो उसका काम बन जाएगा। अगर लेना है, हट पूरा करने लेना, तो 7 ठन लेना पड़ेगा ना, कितना ज्यादा है उसको, तो भाई 7 को लेना सरल है कि 1 को देना सरल, 1 को देना सरल है ना, तो इससे अच्छा है कि 7 को लेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है वो त्याग देगा। ठीक है, तो 1 ठन क्या कर दिए, त्याग दिया, अब पूरा भर गया, अंतिम वाला उसका ये हो गया, अब पूरा भर गया। हाँ, तो अभी स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, कितना भी इलेक्ट्रॉन त्याग है, 1 को, इसीलिए आ जाएगा 1
धन है। समझ में आई बातें? क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए जैसे कि ये हो गया, वैसे पोटेशियम का देख सकते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का होता है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 19। 19 होता है ना? हाँ, अब 19 होता है तो इस तरह से भर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, पहले कितना को भरेगा? 2, फिर 8, फिर 8 कितना हो गया? 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 और 8 18। मतलब अगला वाला फिर से अगले वाले में जाएगा, इस तरह से अगला वाला तो इसमें चला गया ये भी। अब देखो फिर से 7 लेना सरल है कि 1 देना सरल? 1 देना सरल है ना? हाँ, तो एक तो त्याग कर देगा ये, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जी। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ना, इसीलिए इसमें आ जाए 1। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, बढ़िया। ये तो हो गया सर। अब आपको दूसरा बताइए, जैसे कि मैं देख लेता हूँ क्लोरीन का। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। बढ़िया, 17 हो गया। ठीक, चलो इसको भर देते हैं। कितना भरेगा? पहले 2 हो गया, फिर कितना भरेगा? 8 हो गया, फिर कितना भरेगा? 7। 2 और 8 10, 10 और 8 7 17 हो गया। अब बताओ भैया, अंतिम इसको 7 ठाने देना सरल है कि 1 ठाने लेगा तो 8 हो जाएगा, या फिर ये अगर 7 ठाने देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा? हो गया। चलो बढ़िया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा ना भाई, 7 ठाने देने से अच्छा एक ले लेगा तो इसका काम बन जाएगा। लेना ज्यादा सरल है, ठीक है। तो ले लेगा भी, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन लिया भाई, क्लियर है बात? ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब लेगा। लेगा मतलब कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ गया। अब आई बात समझ में? तो क्लोरीन का होता है ऋण आवेश। इसी तरह से आपको इसका लर्न कर लें, जैसे हाइड्रोक्साइड, ये बार बार उपयोग होगा, आपको ये याद कर लेना। हाइड्रोक्साइड का -1, नाइट्रेट का होता है -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक, बढ़िया। अब हम देखते हैं द्विसंयोजी। ये द्विसंयोजी क्या होता है जी? चलो देख लेते हैं। तो द्विसंयोजी में कौन कौन से आए थे हमारे पास? द्विसंयोजी में मेरे पास आए थे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का निकाल देते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है जी? मैग्नीशियम का होता है ना? पहले परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का? 12। बढ़िया, 12 होता है ना? हाँ, चलो भर दो जी। पहले कितना भरेगा? 2, फिर कितना भरेगा? 8, फिर कितना बच गया? 2 बच गया ना? 2 और 8 10, 10 और 2 12। बढ़िया। अब देखो अंतिम को भरना है, इसको कितना बनाना है? 8। तो कितना लेना पड़ेगा? इसको 6 खने लेना पड़ेगा ना। और अगर वो इसको त्याग देता है तो कितना बन जाएगा? 8 पूरा भर, तो भाई 2 त्यागना आसान है ना जी। बढ़िया, तो 2 त्यागा है। हाँ, तो 2 ठाने त्याग त्याग किया, 2 ठाने मतलब क्या हुआ? त्यागा है ना, मतलब कि त्यागे मतलब देगा। देगा मतलब धन आवेश। कितना को दिया? 2 ठो, तो 2 धन आवेश ये आया है। आ गई बात समझ में? बढ़िया। इसी तरह से आप इन सब का भी निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना? सल्फेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ठीक, ये सल्फाइड है ना, ये सल्फेट है, सल्फाइड, और ये सल्फेट। आगे बात समझ में? इसी तरह ये बहुत उपयोग होता है, सल्फेट याद कर लेना मस्ट भी। कार्बोनेट का भी बहुत ज्यादा उपयोग होगा, ऑक्सीजन का भी उपयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब देखिए आगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी कितना होता है? 13। तो आप कर सकते हैं इसी तरह से। बढ़िया, आगे फॉस्फेट। आपको इतनी चीजें अगर याद हो गई तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हल करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारा अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभिक्रियाशीलता का मतलब कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है। कोई भी अभिक्रिया हो रही तो सबसे जल्दी से कौन अभिक्रिया कर लेगा, अर्थात कौन किसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये अभी हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कौन ज्यादा क्रियाशील है। सबसे ज्यादा क्रियाशील आता है मेरे पास, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है लिथियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। समझे? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है लिथियम और सबसे कम क्रियाशील है
प्लेटिनम। तो देखिए क्रियाशीलता मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा तेजी से क्रिया करता है। अगर आप इसको खुले में रख देंगे ना इनको, तो ये इतने तेजी से क्रिया कर लेते हैं कि, है ना, ये नमी से भी क्रिया कर लेते हैं। जैसे कि आप वायु में ये खुला छोड़ देते तो इतना ज्यादा क्रियाशील है कि ये अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए इनको ना केरोसिन के ऑयल में डुबो के रखते हैं ताकि क्रिया ना कर सके। समझ में आई बातें? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। तो देखिए और ये क्या है, इतने कम के, जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड को देखते होंगे कि हम लोग जब हार पहनते हैं तो वो बहुत कम अभिक्रिया करता है ना, मतलब कि 1-2 साल में थोड़ा बहुत ही काला काला पड़ता है, आराम से वो चलता है। अगर ईंट की बात करें तो ये जल्दी जंग लग जाता है। अगर लोहा देखें तो लोहा जल्दी जंग लग जाता है। और गोल्ड को देखें तो बहुत आराम से, क्योंकि गोल्ड बहुत कम क्रिया है। तो इसी प्रकार चांदी है, सिल्वर, चांदी भी कम क्रियाशील है, मतलब कि वो आराम से ही अभिक्रिया करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बात समझ में आ गई कि अब क्या होता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया हुई और प्रतिस्थापन की बात आई, अगर जिंक है ना, और मेरे पास, जैसे कि मेरे पास क्या दिया है, HCl, इसकी अभिक्रिया करा देता हूं जिंक के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करा रहा हूं जिंक के साथ, तो ये बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा जी, जिंक क्लोराइड, और क्या मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, जिंक, देखो जिंक है ना, किसको हटा दिया भैया, हाइड्रोजन को हटा दिया, देखो, और उसी जगह आके बैठ गया और हाइड्रोजन को हटा दिया। तो देखो जिंक, देखो कहां पास है जिंक, ये रहा जिंक, और हाइड्रोजन कहां पास है, देखो कौन ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन है ना। अगर ये ज्यादा क्रियाशील तभी तो हटा पाया ना जी, और ये हाइड्रोजन कम से है तो हटा, भगा दिया भाई, उसको हटा दिया। समझ में ये बातें? अरे यहाँ कहाँ बैठा है, उधर पर, ऐसा करके, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील किसके तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में, तो इसीलिए हाइड्रोजन को हटा दिया। अगर ये ज्यादा क्रियाशील रहता, हाइड्रोजन हटा पाता क्या, नहीं हटा पाता। समझ में ये बात है जी। तो जिंक ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को। क्यों कर दिया, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील। देखिए ये क्रियाशीलता घट रहा है ना। ये है स्टूडेंट्स हमारा तत्व, और ये है उसकी परमाणुता। परमाणुता कहने का मतलब यह है कि जो तत्व होता है वह प्रकृति में सहसंयोजक बंध ही बनाता है। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिंगल है ना, इस तरह से वो बंध बनाएगा, दो को हाइड्रोजन एक साथ जुड़े रहेंगे, इसीलिए उसकी, है ना, तत्व तत्व की परमाणुता दो है, मतलब कि दो परमाणु एक साथ ही पाए जाएंगे, ये कहता है उसकी परमाणुता। मतलब क्या होता है, ये प्रकृति में इसी अवस्था में उपलब्ध है। मतलब कि क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, उसकी परमाणुता मैं क्या लिखूंगा, उसको H2 ही रहेगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किस रूप में रहेगा जी, N2 के रूप में रहेगा। ऑक्सीजन है तो कितना रहेगा, O2 के रूप में रहेगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन भी Cl2 के रूप में रहेगा। फास्फेट है तो P4 रहेगा, और सल्फर है तो क्या रहेगा, Sf। आई बात समझ में? ठीक, हाइड्रोजन का दो, नाइट्रोजन का दो, ऑक्सीजन का दो, क्लोरीन का दो, फास्फोरस का चार, सल्फर का आठ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये होता कैसे, ये काम आता है हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में। आपको प्रश्न किया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो समीकरण के रूप में दर्शाइए। आपके पास प्रश्न किया, उसने क्या कहा कि हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया करता है जी, ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाता है जी, जल बनाता है H2O। जल का फॉर्मूला है। क्या ये समीकरण संतुलित है? बिल्कुल संतुलित नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर ये सब है, अगर वो सिंगल अकेले है ना, ये अकेले लिखे हैं, मतलब कि वो इस रूप में रहेगा। आई बात समझ में? मतलब ये किस रूप में रहेगा, H2 के रूप में रहेगा। क्लियर है? बढ़िया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, दो है ना, तो दो इस रूप में रहेगा। समझ में आई बात है? ठीक है, अगर अकेले है तो इसी रूप में उसको लिखा जाएगा, तभी आप समीकरण संतुलित कर सकते हैं। समीकरण संतुलित करने पर हमको सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये किस रूप में रहता है, तो इसी रूप में रहेगा, आपको इसी रूप में लिखना है। आई बात सर, आप संतुलित कर दीजिए। हाइड्रोजन इस ओर कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। इधर कितना है जी,
हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो चलो भाई, तो जो भी क्रियाविधि करते हैं हम सामने ही करते हैं, यहाँ जो कुछ लगाना है वो सामने में लगाएंगे ना, बाकी से छेड़खानी नहीं करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं 2 से गुना कर देता हूँ जी। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 1 कम 2, कुछ नहीं मतलब 1 कर देना, तो 2 1 कम 2। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, मेरे पास हाइड्रोजन कितना था 2 था, तो मैं 2 गुना कर देता हूँ जी, ये हो गया 2 दूनी 4। और ये आई बात समझ में, क्लियर है, बढ़िया। जैसे कि मेरे पास क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनाता है जी, ये बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किस तरह, अब मैंने बोला ये अकेला है ना ऑक्सीजन, मतलब क्या रहेगा, ये O नहीं रहेगा, क्या रहेगा O2 रहेगा। अब क्लियर है बात, ठीक है। बैलेंस है जी, समीकरण संतुलित है, नहीं है जी, क्या कर देंगे 3 है तो मैं इधर लगा देता हूँ 2, तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ये एल्यूमिनियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 है तो मैं इधर 3 लगा देता हूँ, 3 दूनी 6 हो गया। एल्यूमिनियम कितना है जी 4 है ना, तो 4 एल्यूमिनियम। समझ आई बातें, इस तरह से अभिक्रिया होता है। इसी तरह से आपको सभी, ये कैसे बनता है, ये 2 कैसे आया, ये 3 कैसे आया, इसका मैं अभी बताऊंगा जब हम अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये बातें क्लियर हो रही, क्लियर है बातें, ठीक है आगे बढ़े। चलो देखिए, बात है नहीं आता तो अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरह की यौगिक बनता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन क्रिया की है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखिए मैंने अभी आपको परमाणुकता बताई है, तो ये अकेला है मतलब कि क्या रहेगा H2 और O2। आई बात समझ में, ये किसके लिए हेल्प करता है हमें, समीकरण संतुलित के लिए, अभी संतुलित नहीं है, ठीक है। तो बात आती है कि सर ये H2O कैसे बनता है जी, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको संयोजकता याद है, ठीक है। चलो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है जी, और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी कितनी थी बताइए। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता था, संयोजकता 1 होता है +1 जी, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। आई बात समझ में, वापस से देख लेना ना, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होता है, ठीक है। तो अब ये बना कैसे, ठीक है। तो ये संयोजकता है, तो ये होता है, ये हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का ये वाला, बस हो गया तिर्यक। तो ऑक्सीजन का कितना आया जी 1 आया है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखते हैं ना, 1 लिखते हैं तो उसको कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना आया 2। अब आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो एक बार और देखो, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है जी, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। एल्यूमिनियम का कितना होता है +3, बताया हूं बहुसंयोजी, और इसका कितना होता है -2 होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हो गया तिर्यक। ऑक्सीजन का कितना हो गया -3, एल्यूमिनियम का कितना हो गया 2। आगे बात समझ में, ऑक्सीजन का 3 आया, एल्यूमिनियम का 2 आया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आई बातें, क्लियर है, ठीक। अगर ये दोनों समान आ रहे, बाई द वे 2 2 आ रहा है, जैसे कि 2 2 आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो 2 2 आ रहा है बाई द वे, तो दोनों कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, कोई भी तत्व है जैसे कि समझ लीजिए A और B, ठीक है, ये A है और ये B है, ठीक है, दोनों अभिक्रिया किए। अगर A की संयोजकता कितनी है 2 और B की भी संयोजकता 2 है, तो इसको AB ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे जी A2 B2, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हो गए ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक है। और अगर ए भी ऐसा आता, ए का अगर 1 है, बी का अगर 1 है जी, तो कितना हो जाएगा जी, है ना, ए की संयुक्त, तो उसको A1 B1 इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ए बी हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात, आई होप आपको किस तरह से अभिक्रिया होता है। अब ये आया समझ में संयोजकता का, इसीलिए मैंने संयोजकता आपको पहले ही पढ़ा है, क्लियर है बात, ठीक। अब हम देखते हैं, है ना, समीकरण संतुलित, ठीक है, समीकरण संतुलित है नहीं है, 2 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, मैंने क्या बोला, जो भी क्रियाविधि करना है आपको सामने में ही करना है, ठीक है। चलो देखो
ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मैं क्या कर देता हूँ जी, 2 का गुना कर देता हूँ, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। 2 1 कम 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, उधर 4 हो गया ना, तो मैं 2 कर देता हूँ जी। 2 दूनी 4 आ गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑलरेडी, यहाँ 2 दूनी है ना, 2 1 कम 2 है। मतलब कि ये हो जाएगा समीकरण संतुलित। O2 2H2 2H2O। क्लियर है बात। समीकरण संतुलित मतलब कि जो अभिकारक है, तो जितने हाइड्रोजन इस ओर रहेंगे वही तुम्हारे राइट साइड भी उतना ही हाइड्रोजन रहना चाहिए। जितने ऑक्सीजन आपका अभिकारक में है उतने ही ऑक्सीजन आपको उत्पाद में भी रहना चाहिए। यही है समीकरण संतुलित। इसको लेंगे। एल्यूमिनियम कितना है जी मेरे पास, 2 है। मैं जो भी क्रियाविधि करना है कहाँ करना है, सामने करना है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 का गुना कर देता हूँ। तो कितना हो गया, एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। हो गई बात समझ में, ठीक है। ऑक्सीजन 6 हो गया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ 3 का गुना कर देता हूँ, क्या 3 दूनी 6 हो गया। चलो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो मैं इधर कर देता हूँ 4। आई बात समझ में, क्लियर है। अब आप लोग को समीकरण संतुलित करने आ जाएगा। जैसे कि क्या कर देख सकते हैं, मैं अभिक्रिया करा देता हूँ मैग्नीशियम का अभिक्रिया करा देता हूँ किसके साथ जी, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन सिंगल है इसलिए क्या लिखेंगे, उसको O2 लिखेंगे, और मैग्नीशियम का वही रहेगा। इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो ये कराता है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है जी, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है तो +2 होता है ना। हाँ, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। -2 होता है, देखो दोनों इक्वल है, इसीलिए इसका मैंने सिंपल लिखा, ना तो इसको है ना सिंगल सिंगल। समझ में आई बातें, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, डिफरेंट रहता तब इसमें रखते उसके। आई बात समझ में, ठीक, चलो बढ़िया। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे अभिक्रियाएं देख सकते हैं। जैसे कोई भी बनता है, जैसे कि H2SO4 है ना, कोई भी यौगिक है H2SO4। देखिए कैसे बना है, देखिए यहाँ पास ये सल्फेट है और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है जी, 1 होता है। सल्फेट का कितना होता है जी, सल्फेट का होता है -2। देखिए -2, तो ये वाला लगा देंगे। देखो सल्फेट का सिंगल हो गया, ये देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो एक है ना, कुछ नहीं मतलब एक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होगा, ये 2। आई बात समझ में, ठीक है। चलो और बना देगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। कैसे बना है, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट का कितना होता है, -1, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ठीक है। ये तो हो जाएगा ये। आई बात समझ में, ठीक है। हाइड्रोजन की नाइट्रेट। अब क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक। जैसे और भी आप जितने भी बना सकते हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। कैसे जाने जी, NH4OH होता है क्योंकि अमोनिया, अमोनिया का कितना होता है, NH4, तो अमोनिया का कितना होता है, +1, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, -1। देखिए हो गई। अब बात आई समझ में, तो हाइड्रोक्साइड का 1 रखा और अमोनिया का 1। ये क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि और ले सकते हो मैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का कितना होता है जी, कैल्शियम का होता है +2 संयोजकता। और कार्बोनेट का कितना होता है जी, कार्बोनेट का होता है मेरे पास -2। तो ये लगा दोगे, देखो दोनों इक्वल है, इक्वल है, प्लस और माइनस दोनों इक्वल है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं और ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। कैसे होता है जी, कैसे आएगा OH2, देख लो। कैल्शियम का कितना होता है, +2। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, -1। ये देखो -1, ये लगा दो भाई संयोजकता। कितना होता है, 1 हो गया कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड 2 हो गया ये। आई बात समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको यौगिक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी से हम रासायनिक अभिक्रिया बनाएंगे।
ठीक है जी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बढ़िया। पहला अभिक्रिया है मेरे पास, जब भी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया। तो अब कोई भी अम्ल लेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, और आपको याद करने के लिए कहा था, आपको याद है? तो आपको है ना अम्ल याद है ना, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, चाहे कोई भी अम्ल हो आपको ले लेना है, प्रबल हो चाहे दुर्बल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया। तो अब आपको कोई एक अम्ल ले लीजिए, अम्ल कोई आप बोलिए, कोई भी अम्ल, जैसे कि क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको जब भी एग्जाम में लिखें तो फॉर्मूला लिखते हैं, उसके नीचे उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, चलो, ये धातु के साथ क्रिया करता है। तो धातु क्या है फ्रेंड्स? तो धातु जितने भी आप प्लस आयन वाला देखें ना, धनात्मक आयन, एक संयोजी, द्विसंयोजी और बहुसंयोजी में जितने भी धनात्मक आयन है वो सब के सब धातु वाले श्रेणी में। जो अकेले वाले थे सिंगल वाले ना, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, मेरे पास पोटेशियम था, है ना, और क्या था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, ये सारे हाइड्रोजन को छोड़ के ना, हाइड्रोजन नहीं। तो आप देख सकते हैं आपके बुक आवर्त सारणी जो दिया हुआ है, आपके तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहां आवर्त सारणी दिया गया है, वहां धातु आपको दिए गए हैं, उनमें से कोई बहुत सारे धातु दिए हैं, कोई आपको याद रखने हैं 3-4। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये सब के सब धातु है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास धातु को एक धातु ले लीजिए, जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम ले लिया। तो अम्ल का क्रिया किससे करा रहे हैं, धातु, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करके क्या बनाता है जी, सबसे पहले आपको आंख बंद कर लेना है भैया, और क्या लगा देना है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसा रहता है जी, H2 बताया था, और गैस है इसलिए रिलीज मुक्त हो गया। आई बात समझ में, हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो देखो, हाइड्रोजन निकल गया ना, क्या बचा जी, हाइड्रोजन निकल गया, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है तो इसको प्रतिस्थापित कर दे, क्या बन जाएगा, NaCl। देखिए सोडियम का कितना होता है संयोजकता, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ठीक है, तो 1-1 है ना, तो ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम की धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप नाम लिख सकते हैं नीचे। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात, आई बात समझ में? समीकरण संतुलित है, नहीं है भाई, हाइड्रोजन 2 है ना, हाँ, तो यहाँ 2 लगा दो, कितना हो गया ये, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम यहाँ 1 है, देखो क्लोरीन 1 है ना, हाँ, तो इधर भी बराबर रहना चाहिए, तो क्लोरीन इधर 2 है तो क्लोरीन उधर 2 बनाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ 2 हो गया, तो सोडियम निकाल दूं 2। देखो सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, अब हो गया समीकरण संतुलित। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, अब देखते हैं क्षार धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये हमारा सेकंड है। ठीक, पहले हमने देखा ये, अब ये है सेकंड। जिस तरह से अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कोई एक क्षार ले लीजिए जो आपको पता है ना, जब बहुत सारा मैं प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार आपको बताया है ना, तो एक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और एक धातु ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए जो आपको मन करे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बढ़िया, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जिंक ले लेता हूँ, जिंक। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आंख बंद कर लेना है और क्या लगा देना है आपको, हाइड्रोजन गैस पहले बना देना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हाइड्रोजन निकल गया, अब देखिए भाई जिंक ज्यादा क्रियाशील है ना, कि सोडियम, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है ना। देखो पहली बात क्या है, जिंक किसको प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन, सोडियम को नहीं कर सकता ना, सोडियम को नहीं कर सकता। देखिए हाइड्रोजन मुक्त हो गया है,
हाँ तो यानी निकल गया ना, निकलेगा तो वहां जगह खाली रहेगा तो कौन आके बैठेगा, जिंक बैठेगा ना। हाँ जिंक आके बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम, है ना, ऑक्सीजन और ये जिंक। समझ में आई बातें? ठीक है डियर फ्रेंड्स, बढ़िया। तो ये ऐसा नहीं होता, कितना है ऑक्सीजन यहाँ पास -2, जिंक का होता है +2 और सोडियम का होता है +2, तो ये इस तरह से बन जाएगा Na2Zn, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बोलेंगे सोडियम जिंकेट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। ये किस तरह से हुआ देखिए, सोडियम कितना होता है जी, +1, वो भी +1 होता है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, जिंक कितना होता है, +2। देखिए प्लस वाले कितना है, 2 और 3 हो गया प्लस वाला, और ये एक है तो एक और बुला लेता हूं, तो कितना हो जाएगा जी, ऑक्सीजन एक और आ गया, कितना हो गया टोटल, -4 हो गया, तो एक और ला लो, ये कितना तो आ गया, 2 2 4 हो गया, प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस भी कितना हो गया, 4। आगे बात समझ में, सोडियम हमने लिया 2, इसलिए Na2, और जिंक कितना लिया हमने, सिंगल है सिंगल, ऑक्सीजन कितना लिया 2, तो एक यहाँ नाम है इसका सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, और कौन से गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में, समीकरण संतुलित है, नहीं है तो लगा दो, सोडियम कितना है भाई 2, तो 2 लगा दो, हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, और जिंक 1 है। चलो देखो इस सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, और जिंक 1, और हाइड्रोजन 2, क्लियर है, बैलेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको इस तरह से कोई, अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड। तो आपको ले लेना है धातु कार्बोनेट, धातु कोई भी ले लीजिए, मैंने आपको बताया कार्बोनेट की संयोजकता होता है, धातु की संयोजकता आप बना सकते हैं बिना कोई संकोच बेझिझक। देखिए कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम, सोडियम ले लिया, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है जी, सोडियम की संयोजकता होती है 1। कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, CO3 बन गया धातु कार्बन, मतलब क्या, धातु कार्बन। अब देखिए कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, CO3, इसकी संयोजकता कितनी होती है, -2, तो ये कर दीजिए तिर्यक, तो सोडियम का कितना हो जाएगा 2, और कार्बोनेट का 1 है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, देखो कार्बोनेट ना पूरा कितने का 1 होता है, आई बात समझ में, बढ़िया। तो धातु कार्बोनेट बनाने आ गया, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट। आगे बात समझ में, इसकी क्रिया करवा दो जी, आपका चहेता अम्ल कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई बात समझ में, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो क्या उत्पाद बनेगा, देखिए पहले ही मैं बोला हूं कि आपको लगा देना है ये दोनों को, क्या क्या बना है, चलो लगा दो फिर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चलो और क्या बना है, जल, H2O, H2O कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। चलो देखो कार्बन यहां से निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, है ना, क्या बचा, हाइड्रोजन भी निकल गया है, ठीक है। क्या बचा जी, Na और Cl, यही तो बचा है ना, तो क्या बचा जी, Na और Cl, लगा दो जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आई बात है। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आई बात समझ में, समीकरण बनाने आ जाएगा, मैंने बताया किस तरह से यौगिक बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में, चलो बढ़िया। अब आप देख सकते हैं समीकरण संतुलित कर देते हैं, ठीक है। Cl कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना इधर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 है तो यहाँ लगा दो 2, तो 2 हो गया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ 1 है इस ओर, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया। सोडियम कितना हो गया 2, यहाँ भी 2 है, हो गया समीकरण संतुलित। समझ में आई बातें, क्लियर है, क्लियर है ना, बढ़िया। अब हम देखते हैं चौथा स्टेटमेंट हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग अम्ल के साथ में, है ना, तो इसकी क्रिया करा देते हैं हम अम्ल के साथ में, ये है हमारा अम्ल,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? ठीक, चलो हम बना देते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ले लो भाई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ले लो। चलो क्या हो जाएगा? धातु हाइड्रोजन, धातु ले लो, जैसे ले रहा है सोडियम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डालो, हो गया, बढ़िया। कार्बोनेट मतलब कि CO3, हो गई बात समझ में? सोडियम का कितना होता है जी? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है +1 सर। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? +1 होता है सर। ठीक है, बढ़िया। कार्बोनेट का कितना होता है बच्चों? ठीक है, कितना होता है? -2। देखो +1 कितना हो गया? +2 हो गया ना, और ये कितना हो गया? -2, दोनों इक्वल है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बात? क्लियर है, बढ़िया। एक बार और देख लेना इसको, आ जाएगा समझ। चलो अम्ल, अम्ल कोई एक ले लो, इसी टाइप इसी को ले लो। चलो HCl, क्लियर है बात? ठीक, तो सबसे पहले क्या बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड का जल, बढ़िया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं? देखो क्या बना मेरे पास, निकल गया हाइड्रोजन, ये निकल गया, ये भी निकल गया, क्या बचा? NaCl। क्लियर है बात? आई बात समझ में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करने पर NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद बनता है, ये तीनों। क्लियर है बात? समीकरण संतुलित है? हाँ, समीकरण संतुलित है, दो हाइड्रोजन हो गया। आई बात समझ में? आया ना? बस इसी तरह से आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। अगर आप समीकरण बना लेंगे, आपको वो जो चारों आपको याद है क्या? तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, आयनों की संयोजकता, क्रिया अभिक्रियाशीलता की, अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर क्या बनता है? लवण और जल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो अधातु कोई ले लो और ऑक्साइड के साथ उसका बना देते हैं कंपाउंड, उसकी क्रिया करा देते हैं क्षारक, और बनेगा हमारे पास लवण और जल। तो कोई भी एक अधात्विक ऑक्साइड, अधातु ले लो कोई भी, सल्फर, तो ये क्या बनाता है जी? SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, बढ़िया। कोई भी क्षारक ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम हमेशा लेते आ रहे हैं, इसी को ले लो भाई, हो गया, चलो बढ़िया। तो सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के करने पर क्या? मैंने क्या बोला? जब से शुरू जब बनता है उसको लगा दिया, H2O, जल बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है? देखो O निकल गया है ना, मेरे पास सोडियम बचा, इस तरह से बचा है उत्पाद, है ना। तो ये SO2 है और O है ना, एक्चुअल में ये बना देता है सल्फाइड। ये क्या बना देता है? सल्फाइड, ये इस तरह से, और मेरे पास क्या बचा है पहले से? सोडियम, तो क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फाइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो सल्फाइड का क्या होता है फॉर्मूला? SO3 और सोडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, और किस संयोजकता? 1, तो ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सोडियम 2 और सल्फाइड 1, तो Na2SO3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, तो आप बैलेंस कर देते हैं जी। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम सल्फाइड और क्या बनाता है? जल। तो अब हम देख लेते हैं सोडियम कितना है? 2, तो 2 लगा दो। ऑक्सीजन हो गया मेरे पास 2 और 2 4, 3 और 1 4, हो गया, संतुलित है। तो इस तरह से आप अधात्विक ऑक्साइड का क्रिया क्षारक के साथ कराने पर लवण और जल बनता है। क्लियर है बात? आपको कोई भी अभिक्रिया लिखते हो एग्जाम में, तो उसके नीचे नाम लिखना जरूरी है। मैं आपको नाम बताते जाता हूं, आप नोट कर लिया करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़िया, हो गया। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया बच जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो सेम उसी तरह से अभिक्रिया होती है, अम्ल
और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर बनता है लवण और क्या बनता है, जल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, आपको आगे ही यूज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अम्ल को। एक अम्ल ले लो जी, जैसे शुरू से लेते आ रहे हो HCl। ठीक है, ठीक, बढ़िया। और क्या होता है, क्षारक, क्षारक को एक ले लो, जैसे कि इसको भी शुरू से लेते आ रहे हो, चहेता बन गया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर, है ना, यहाँ आप नाम लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाने पर क्या बनता है। तो मैंने हमेशा हमेशा बोला है कि जो दिया रहता है उत्पाद में पहले वो बना लिया करें। H2O बन गया, ठीक, यहां से निकल गया है H, निकल गया है ऑक्सीजन, निकल गया है, क्या बचा, क्लोरीन और सोडियम। तो क्या बना करें, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaL का क्या होता है जी, एक, क्लोरीन का कितना होता है जी, एक, दोनों बैलेंस है, ठीक, बढ़िया। अब देखते हैं समीकरण संतुलित है क्या, हाँ समीकरण संतुलित है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और क्या बनता है, जल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतनी बातें क्लियर है, आपको समझ में आई चीजें, ठीक है। हाँ, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, किस तरह से अभिक्रिया होती है, कौन सा उत्पाद बनता है और क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये सारी चीजें आपने लर्न कर ली तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में बनाने में और संतुलित करने में कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़िया।